नमस्कार दोस्तों, रोज फोनेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेरे साथ एक रांची से आए हुए स्टूडेंट नवादा में हैं, जिनको हम बुलाए हैं और इनसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सुभाष इनका नाम हुआ। तो सुभाष सर, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद शांतनु, और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं मैं। तेजस्वी यादव जी नवादा आए है नहीं, और लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये जानने का विषय है जनता को कि जिस तरीके से कि जन का जो भीड़ चल रहा है, जो लोगों का भीड़ वहाँ पे हो रहा है, स्टूडेंटों का क़यामत देखने के लिए मिल रहा है, भीड़ इतना ज़्यादा है कि अटान नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव, जो बार बार से यहाँ पर बीजेपी सांसद बन रहे थे, इस बार हमको भी डाउट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव जी छवि छोड़ पाएंगे? क्या लोकसभा में उनका भी दबदबा रहेगा? देखिए, जहां तक लोकसभा और विधानसभा का बात है, तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, चूंकि लोकसभा पूरा राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, तो दोनों अलग अलग मुद्दों पे लड़ाए जाते हैं। जहां विधानसभा में स्थानीय मुद्दा जो रहता है उसका प्रमुखता रहता है कि नहीं, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं, और हर एक राज्य का अपना अपना स्थानीय मुद्दा होता है। उसी तरीके से हर एक जिला का स्थानीय मुद्दा है। तो लोकसभा, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जो है उस भीड़ को कितना वोट में तब्दील कर पाए। लग रहा है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी है, फिर भी बहुत सारा समस्याएं हैं। तो जनता तो ऑप्शन खोजती है ना कि इससे नहीं हो रहा है तो इस बार उसको दे करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो ऑप्शन वाली बात हो जाती है। विकास तो ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आरजेडी का भी यहाँ पर विधायक है, उसके बाद सांसद भी बीजेपी का है, लेकिन वैसा विकास नवादा में देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि प्रूफ है, आप गली गली घूम सकते हैं। तो इसमें हमको ऐसा डाउट लग रहा है कि इस बार शायद कहीं तेजस्वी यादव जी छक्का नहीं मारते हैं पे, ये बड़ी बात है। देखिए शांतनु, बात ऐसी है कि जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं। जाति भी एक सच्चाई है, और यहाँ पे आपने 2-3 टर्म से ऐसा गौर किया होगा कि यहाँ जो जिनको हम सवर्ण क्लास कहते हैं, उनका यहाँ पे मतलब जो भी लोग आते हैं, जैसे भोला सिंह से ले लीजिए, उसके बाद गिरिराज सिंह आए, चंदन सिंह आए, तो लगातार एक वर्ग है जो मतलब जीत रहा है। दबदबा है, और जीत जीत जाते हैं लोग। तो ये सब भी मैटर रखता है, और खासकर बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको नवादा में मतलब ये लग रहा है कि जनरल कास्ट का वोट ज्यादा है, इसलिए बार बार मैंने हाँ, स्वर्ण वाला मतलब बन जाता अब देखना दिलचस्प होता है जब वो तो अभी है लंबा समय है। हर बार जैसे आते थे, हर बार आते थे तेजस्वी यादव, लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने के लिए मिला है। हाँ, इसलिए मिला है क्योंकि वो सरकार से मतलब उनका नाता खत्म हुआ है। वो अभी उप मुख्यमंत्री से सीधे नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो इसलिए, और जो उन्होंने वाकई में काम किया है, इसे मतलब इनकार नहीं किया जा सकता है। हमको लगता है जो भी प्रबुद्ध वर्ग है उस चीज़ को मानेगा कि जो अभी बिहार में नौकरी मिला, एक अब सबसे बड़ी बात है मुद्दा बनाया। कल तक आप जो है सिर्फ जाति जाति किया करते थे, और आप जो है कम से कम आज रोजगार पे तो बात हो रहा है। कितना न्यूज चैनल में आप देखते हैं कि रोजगार पे बात होता है? कितने न्यूज चैनल पे आपने देखा कि नौकरी सीरीज भी चला? कितने लोगों ने दिखाया कि आज 10 साल में बताइए कि कितने लोग सेवानिवृत्त हुए? आज जो है बड़े पैमाने पे आउटसोर्सिंग एजेंसी ले लीजिए, या फिर निजीकरण हो रहा है। लेकिन तो ये जब निजीकरण हो रहा है तो बड़ी रेलवे रेलवे एक ऐसा सेक्टर था शांतनु, जिसमें बड़ी तादाद में नौकरियां थी। आप याद कीजिए, जब आप हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में लंबी कतार लगी रहती थी लोगों की। आज कुछ नहीं है, वैकेंसियां नहीं आ रही है, और जो भी आ रही है उसमें मतलब क्वेश्चन लीक, ये बड़ा मुद्दा होते जा रहा है। क्वेश्चन एक तो हर सरकार में हो रहा है, लेकिन होते रहना चाहिए। आपको कहना है कि अगर कांग्रेस से लोग तरस था इसलिए तो बीजेपी को वोट दिया, फिर आप ये कह के टाल देते हैं कि मतलब बीजेपी मतलब उसमें भी तो हो रहा था, तो आपको क्यों लाया गया? आप ये नहीं कह सकते कि उनको लाया गया। आजाद भारत के बाद, राजीव गांधी के बाद सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत आपको मिला, उसके बाद जो है आप कहिएगा कि वो किया इसलिए हम भी किए। नहीं ना, तो ये तो परिवारवाद पार्टी के नाम से जाने जाते हैं ना, लालू यादव का परिवार। क्योंकि देखिए कई मुद्दे हैं जो कि हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप डिस्कस करें तो हम बोलेंगे 1997 में बोला जाता है कि वित्त मंत्री बनाया गया राबड़ी देवी को। क्यों बनाया? कौन सा ज्ञान था उनके अंदर जो बनाया गया? लोगों का ऐसा मतलब बात है जो कि मीडिया पे है। जहां तक ज्ञान की बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, और मैं चाहता हूं कि इस पर डिबेट हो। बैठेंगे कभी हम लोग, इस पे डिबेट करेंगे ज्ञान की बातें पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं कि कौन लोग ज्ञानी है और क्या लोग नहीं है। देखिए, आप तो ये जानते हैं कि नीति निर्धारण और नीति का क्रियान्वयन करने में अधिकारियों की महती भूमिका होती है। न नेता पॉलिसी बनाता है, न नेता बजट बनाता है, सिर्फ दिखावा है। सिर्फ उनको
पढ़ना होता है, ये चीज तो आप जानते हैं। बिल्कुल। तो कोई भी बना दे, नीति क्रियान्वयन करेंगे वही, लेकिन हाँ सशक्त नेतृत्व होता है। आज भी जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, जिनका बयान आ रहा है, बहुत तरह की बातें हैं, तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया या उनको आर्थिक सर्वेक्षण की समझ है? जिसे वो तो बोले हैं कि अगर भ्रष्टाचारी के कोई प्रतीक हैं तो लालू जी का परिवार है, ये विधानसभा में बोले हैं। भैया परिवारवाद हर पार्टी में है। खुद सम्राट चौधरी कहां से आए? उनके बाबूजी कौन थे? शकुनी चौधरी। तो ई परिवारवाद नहीं होता है। जो परिभाषा परिवारवाद पर आपे सूट करेगा वही परिवारवाद का परिभाषा होगा। सब पार्टियां अपने अपने तरीके से परिवारवाद को सूट करती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद का मैं विरोधी हूं। कौन परिवारवाद का? तो वैसा परिवारवाद का जिसमें कि एक परिवार ही निर्णय करता हो। तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से कि जिनको आप शामिल कर रहे हैं जयंत चौधरी का, वो क्या परिवारवाद नहीं था? वो अजीत पवार परिवारवादी नहीं है? चिराग पासवान परिवारवादी नहीं है? चिराग पासवान जी सीएम नहीं रहे हैं, इसलिए उन पर मुद्दा नहीं आ रहा है। लेकिन लालू यादव जी सीएम रहे, उनका बेटा को कहा जाता है कि तुम नौवीं फेल है, और बाद तुम सीएम के लिए लड़ रहे हो, तो यहाँ पर मुद्दा तीन है सर। देखिए बात है नौवीं फेल, जहां तक बात है, चाहे एजुकेशन एक बैकग्राउंड है, तो फिर आप कानून बनाइए ना, क्यों नहीं बना रहे हैं? कि जो लोग एमए किया रहेगा वही लोग सांसद बनेगा, बनाइए। तो वही तो प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा क्यों बोला जाता है बार बार? जैसे कोई भी प्रतिपक्ष नेता रहे चाहे जो रहे, कुछ लोग जो बोल देते हैं कि नौवीं फेल है। नौवीं फेल कैसे हो सकता है? क्योंकि आज के भाषण आप देख रहे हैं कि पीएचडी लगता है राजनीतिक में कर रही है। एक चीज मैं बताऊं, आपके दादाजी कहां तक पढ़े हैं? मेरे दादाजी तो मैट्रिक भी नहीं पास किए। मैट्रिक भी पास नहीं, लेकिन कई मुद्दे पर वो आपसे बेहतर समझ रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही बहुत बढ़िया काम कर सकता है। मैंने शुरू में कहा कि नीति निर्माण में या नीति के क्रियान्वयन में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती है। ये सम्राट चौधरी या फिर जो भी वित्त मंत्री है, वो पेश जो करते हैं, ये कौन बनाता है? बजट कौन तैयार करता है? एक प्रॉपर कमेटी होती है ब्यूरोक्रेसी की, वो तैयार करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कौन बनाता है? एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी की टीम होती है, उन लोग तैयार करता है। इन लोग तो सिर्फ पढ़ देते हैं। उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि वो भी नहीं समझ पाते कि मैं क्या बोल रहा हूं। कितने नेता लोग जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? परिभाषित कर पाएंगे? कितने लोग बता पाएंगे जीएसडीपी क्या होता है? ये परिभाषित कर पाएंगे? तो ऐसा आरोप क्यों बार बार उन पर लगाया जाता है? ऐसा कौन सा वजह हो सकता है जो उन्हीं को बार बार टारगेट क्यों किया जाता है? मैं ये देखिए, अपना अपना राजनीतिक चीज होता है, अपना अपना राजनीतिक मुद्दा होता है, क्योंकि उनको भी सत्ता में आना है। हर पार्टियां यही चाह रही है कि हमको सत्ता में आए। वो जितना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, जितना वो आरोप लगा रहा है दूसरे पर परिवारवाद, वो खुद परिवारवाद का से है। अगर इतना ही है, आपने देखा होगा कि अभी जो लोग सत्ता में है, बिहार में मैं बात कर रहा हूँ, जदयू के एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने बखिया उधेड़ दी थी सम्राट चौधरी की, और क्या कहा था कि इनकी डिग्री फर्जी है। मीडिया में है वो चीज, आप देख सकते हैं कि इनकी डिग्री, इनकी भी डिग्री वैसा तो सम्राट चौधरी जी भी बोले थे कि नीतीश कुमार का जिस दिन सत्ता जाए जहने पगड़ी खोलेंगे, लेकिन बाद में पलट गए। जब नीतीश कुमार पलटी मारे ना तो उनका जुबान पलट गया। तो ये सब होते रहता है। तो अब बाद अब आरोप भी लगाते रहते हैं। देखिए राजनीतिक सुचिता जो है धीरे धीरे और भाषा अमर्यादित होते जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा लोकतंत्र का निशानी नहीं है। हम एक तरफ कहते हैं कि हम आज़ादी के अमृत काल में जी रहे हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी का यहाँ पे तारीफ एक वजह से और हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता से जब हटे, जब वो नेता प्रतिपक्ष बने, तो उन्होंने कोई निजी प्रहार, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रहार नहीं किया, लेकिन एक होता है कि अपशब्द कह देना मीडिया में आके। तो कई लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो यहाँ पे देख रहे हैं कि तेजस्वी जो है परिपक्व हो गया है। भारतीय राजनीति में तेजस्वी परिपक्व हो रहे हैं, निजी हमलों से वो बच रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं, हमको जो ओवरऑल समझ में ये आता है कि तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बना दिया। नौकरी ही नहीं, सिंचाई, कमाई, दवाई, बेरोजगारी, यही सब, और कार्रवाई वाली सरकार। वो 5 चीज बोलते थे हर जगह, 5-10 मिनट वो जाते थे और अपना हाथ इस ढंग से हिलाते थे तो युवा लोग पूरा हल्ला करता था। तो इसका मतलब था कि परिवर्तन हम करना चाहते हैं। तो हमको लगता है कि उसको काफी हद तक लोगों ने स्वीकार किया, और परिवर्तन होना भी चाहिए। तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से आज का जो बच्चा है, जो उसमें पैदा लिया होगा शांतनु, वो हमको लगता है कि वो ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होगा।
17 साल लगभग। हाँ, तो वही कि एक ग्रेजुएशन में पढ़ रहा होगा, तो वो वो बच्चा पूरा देखा कि शासन कल क्या है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री हर बात में कहते हैं कि तुमको क्या पता, अपना बाप से जाके पूछो कि क्या दौर था 2005 के पहले। भैया, बाप से तो पूछबे करेंगे, हम भी देखे ना। अब आपको हम कहें कि आपको क्या पता भारतीय राजनीति से, जाके इतिहास पढ़ के देखिए कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। ये सब कोई भाषा नहीं है। हमको लगता है कि एकदम भाषा का स्तर गिरते जा रहा है, हर चीज में तू तड़ाक करना। जैसे उन्होंने मांझी जी को कह दिया कि ई क्या बताएगा हमको, ये तो मेरा गलती से ही मुख्यमंत्री बन गया। तो इस तरह की भाषा कहीं भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। मैं इसका एकदम खिलाफ हूँ। आप ठीक है, आपसे मतभेद हो सकता है किसी चीज को लेकर, वैचारिक मतभेद होना अच्छी बात है। आज घर में ही बहुत सारे लोग हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते होंगे आपका भाई भी ऐसा सोचता हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सबका नहीं, अलग अलग सोच होता सबका है। अलग अलग सोच होता है। तो आप किसी को एकदम तू तड़ाक तर की भाषा कर देना। और मैं देख रहा हूँ कि जनमानस में इसमें बहुत, मतलब नीतीश कुमार के प्रति एक गुस्सा है कि आप एक मुख्यमंत्री हैं, कल तक आप प्रधानमंत्री का चेहरा बनने वाले थे, और भाषा आपकी देखिए, गैर जिम्मेदाराना भाषा आप दे रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं। अपना बाप से जाके पूछो तो तुमको हम ये बना दिए, वो कर दिए, चाहे वो किन्हीं की बात हो। आज कोई जीतन राम मांझी कोई बच्चे नहीं है। जीतन राम मांझी के तो एगो और मांझी जी विधायक हैं, वो पूरा एकदम गर्दा उड़ीले रहते हैं कि ये मांझी का नेता है ये नहीं। देखिए, आप उनका भी राम बिरिच, क्या नाम है उनका, रामदीप सदा की बात कर रहे हाँ, वो होंगे तो आप। बोले कि नेता है ये नहीं। अगर नेता रहते तो जहाँ सबसे ज्यादा मांझी वही हार जाते हैं। ये तो कुछ सोचा ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं अपना, खाली सत्ता में 9 महीना रहे सीएम पर तो क्या किए, तो बहुत सारा बात है वो सब बोला गया है। और रामवीर सदा बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके पास पहुंचे भी इस मुद्दा को लेकर के। लेकिन हमारी मुद्दा है कि ये लोकसभा में आए, इसका प्रभाव पड़ेगा, यही ना आपको कहना है कि प्रभाव पड़ेगा, एकदम पक्का अभी पड़ने वाला है। वही मैं देख रहा हूँ कि देखिए, अभी राजनीति में एक दिन में क्या खेला हो जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है, वो देखा जा सकता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि जब बहुमत परीक्षण के बाद था, तो क्या से क्या हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था, मीडियम वायरल हो रहा था कि बहुत सारे बातें आ रही थी। तो ये राजनीति है, कब किस करवट उठ ले लेगा, कौन सा मुद्दा तूल पकड़ लेगा, तो अभी पूर्वानुमान करना थोड़ा सा अभी और समय चाहिए इसमें। अभी पूर्वानुमान करना लेकिन बड़ा अभी मुश्किल के है। अनुसार जो है, अभी के अनुसार थोड़ा बहुत 60% आपको क्या लगता है? देखिए, लोकसभा में तो बिल्कुल जैसे 39 सीटें थी हमको जहाँ तक याद है एनडीए का, एक सीटें जो कांग्रेस के खाते में थी यहाँ पे, तो राजद का खाता भी नहीं खुला था यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस बार तो खाता खुलना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी का लहर है। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए, परिवर्तन एक चीज़ है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो एक परिवर्तन यहाँ पे हो सकता है हो। और जितना 39 सीट था एनडीए को, तो हो सकता है इस बार 39 ना दिखे। हालांकि नरेंद्र मोदी दावा भी कर रहे हैं कि 400 पार। हाँ, 370 अपना, बाकी सब लोगों का 400 पार। तो देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि विपक्षी को मतलब थोड़ा परेशान करने के लिए, कि हम ये कह दे। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर जब एग्जाम होता है तो दो बच्चे जाते हैं एग्जाम दे के आते हैं, बोला तुम कितना बनाया, हम तो सब रंग दिए, क्वेश्चन बहुत आसान था। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो तो एकदम उसका कहीं अता पता भी नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इस बात को समझना जरूरी है। तो वो ठीक है, राजनीति एक लंबा समय का अरसा का राजनीति है। तो मतलब आपका ही कहना है कि मामला यहाँ पर 50-50 का रहेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, पूर्वानुमान है, जो होगा सो आगे देखा जाएगा। नहीं, देखिए, अभी का राजनीति जो है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक मुद्दा और जो अभी मीडिया में चल रहा है कि यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, तो पता नहीं अभी क्या हो सकता है, होता है फिर से पलटी मार दे नीतीश कुमार। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो हम इनसे बात कर रहे थे और इन्होंने बहुत कुछ अच्छा आपको बताया होंगे, तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप जब पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आज का मुद्दा क्या था। आज का मुद्दा बस यही था कि यहाँ पर जो बिहार राज्य में शासन चल रही है और शासन प्रणाली जो है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार इधर उधर करते रहते हैं, तेजस्वी का इतना ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ आ रहा है। तो क्या हो सकता है, उस बार की तरह इस बार नहीं चुनाव होने वाला है, कुछ पूरी तरह से कांटे की टक्कर होने वाली है। तो आप खुद
सोच सकते हैं कि किधर आपको झुकाव करना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतर होगा, और बेहतर ऑप्शन आपको चूज करना होगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि विकास, कोई भी लीडर हो उस तरह के विकास करने में असक्षम है, और उस तरीके से विकास नहीं हो पा रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ जो भी सरकार है वहाँ जाके वो खुद देख ले कि वहाँ पे क्या विकास हुआ है। जहाँ आरजेडी के विधायक हैं वहाँ पर भी देख लिया जाए, जहाँ बीजेपी के विधायक वहाँ भी देख लिया जाए। जब तुलना करिएगा तो कुछ खास दोनों में अंतर नहीं दिखेगा। तो इस बार की सत्ता जो है कांटे की टक्कर वाली रहेगी, यही हमको इनसे थोड़ा सा अनुभव मिला। और बाद बाकी कुछ और बोलना चाहेंगे लास्ट में सर आप? देखिए, मैं आपकी जनता को ये कहना चाहूँगा, जो उतने भी व्यूअर्स हैं आपके चैनल को जो देखते हैं, कि समय बदल रहा है और जो भी युवा हैं उन पे हमको लगता है कि वो ज़्यादा परिवर्तन अच्छे तरीके से नब्ज को समझ रहे हैं, जनता की नब्ज को, और वो काम अच्छा कर सकते हैं। और जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये सबसे ऊपर उठना होगा वोट देते समय। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मुर्गा खा लिया तो तुमको तो हम खरीद लिए, तो अब तुम विकास किससे मांगते हो? मतलब हम कोई पार्टी हैं, आपसे 500 रुपया आप पे खर्चा कर दिए, तो आप कहिएगा कि हम फिर कहेंगे कि तो अब तुम हमसे काम क्या करते हो, तुम तो मुर्गा खा लिया था, तुमको 500 रुपया दिया तब ना वोट दिया। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। मिलता है तो लेते हैं, तब नहीं मिलता है, काहे मुर्गा पर बिक जाते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 500 रुपया से आप बिक जा रहे हैं, अपना वोट को मत बेचिए। और दूसरी बड़ी बात है कि जाति, धर्म, ये सब अपना, देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो चाहती ही है कि लोग एक दूसरे के अपना अपना जनाधार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन आप चूंकि एक प्रबुद्ध नागरिक हैं तो आपसे उम्मीद यही की जाती है कि इन सब चीज़ों से हट के वोट कीजिए। जैसे मुस्लिम लोग का अपना तर्क है, हिंदू लोग का अपना तर्क है, हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट हैं, उनका अपना अपना तर्क है। तो नहीं भैया, इस देश को बनाने में सबका योगदान है। जितना ये देश जो है मुस्लिम का है उतना हिंदू का है, जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का है, तो हर किसी का है। इसी से जुड़ा हुआ आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम अगला बार फिर से मिलेंगे सर से। कहानी बहुत जानते हैं, क्योंकि समय काफी बड़ा वीडियो बन चुका है सर, लोग देखते नहीं हैं, समस्या ही है। ठीक है, तो फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है और निष्पक्ष मीडिया का साथ दीजिए। आज के डेट में सबसे बड़ा जो सवाल है निष्पक्षता, वो कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि आजकल जितना नरेंद्र मोदी का चर्चा नहीं होता है उतना मीडिया का चर्चा हो रहा है। डेली प्रतिदिन सुनने को मिलता है कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया जो है विपक्ष की आवाज़ नहीं उठाती, मीडिया हमारी मुद्दा नहीं उठाती। अब बहुत तकलीफ होता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो युवा है वो मीडिया चैनल को देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से। बताइए, हमको लगता है कि 75% युवा यूट्यूब से देखते हैं जितने भी मीडिया चैनल हैं उनको। तो आप जो है छात्र हित के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। आपने कभी ये नहीं उठाया कि हाँ इतनी सारी सीटें खाली है, इन युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, ट्रेन की धक्के खा के युवा जो है वो एग्जाम देने जाते हैं। ये सब मुद्दा तो सरकार से कभी सवाल ही नहीं पूछते। मीडिया का क्या काम है? आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो आप उनको सवाल उठाइए। आप सरकार से सवाल किससे पूछिएगा? सिर्फ विपक्ष से, कि जो सत्ता में उससे सवाल किया जाता है। आज जो मीडिया जो है वो जनता का काम करना चाहिए, जो जनता का मुद्दा है उसको सवाल उठाना चाहिए सरकार से, और आंख में आंख डाल के पूछनी चाहिए कि ये जो सड़क नहीं बन रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सांसद महोदय, पूछिए उनको। उसको नहीं पूछते हैं, खाली जनता पर छोड़ दिया जाता है। यही तो बात है कि अपना टीआरपी बटोरने के लिए आप कुछ भी चला दीजिएगा। ठीक है, फलना का बर्थडे, कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है, क्या होता है विराट कोहली तो पूरा चर्चा, हाँ उसका चर्चा आप कीजिएगा। बर्थडे सेलिब्रेट होगा तो उसका चर्चा कीजिएगा। लेकिन युवा लोग मर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, उस पर आपको नजर नहीं जाएगा। एक की हीरोइन कपड़ा पहन के निकल गई, इसकी चर्चा होता है। बिल्कुल, तो ये सब कहीं ना कहीं मीडिया का गिरता स्तर है, और इसमें भी सुधार की हमको लगता है कि गुंजाइश होनी चाहिए। और धीरे धीरे लोग इस चीजों को समझ रहे हैं। निष्पक्ष पत्रकार बहुत कम बचे हैं इस देश के अंदर, और ये गंभीर चिंता का विषय है। इसीलिए हम निष्पक्ष न्याय शुरू किए, निष्पक्षता से पत्रकारिता करना। नहीं, निष्पक्ष रहिएगा तभी जनता के नजर में हीरो बन पाइएगा आप, और आप या कोई और भी हो, तो निष्पक्षता बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं। और हमें बात हो रही थी सुभाष कुमार से, जो कि रांची में पढ़ते, नवादा आए थे, तो हम इनसे डिस्कस किए। और जहां तक की बात रही तो फिर हम अगला बार इनसे फिर से आपको बात कराएंगे।